रात भर आसमान जैसे फट पड़ा था। तेज़ हवा और बर्फीली बारिश ने सोनपुरा गांव को पूरी तरह भिगो दिया था। सुबह जब बादल हल्के हुए तो ठंड और गहरी हो चुकी थी। गलियों में कीचड़, टपकती छतें और कांपती दीवारें जैसे हालात का बयान कर रही थीं। उसी गांव के किनारे मिट्टी की झोपड़ी में बैठा था राघव, जो सब्जियां उगाकर बेचता था। उसके हाथों में दरारें थीं और आंखों में चिंता। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये गीली लकड़ियाँ आग ही नहीं पकड़ रही। धुआं आंखों में भर गया है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। पर चूल्हा जैसे जिद पर अड़ा है कि आज नहीं जलेगा। ऐसी ठंड में अगर आग न जले तो लगता है जैसे उम्मीद भी बुझ रही हो। सीमा, आज मुझे हर हाल में सब्जी बेचनी ही पड़ेगी। अगर आज भी कुछ नहीं बिका तो घर का चूल्हा सिर्फ ठंडा नहीं रहेगा, बल्कि हमारे हौसले भी जम जाएंगे। सेठ के पैसे भी देने हैं और घर में राशन भी खत्म होने को है। तभी कोने में बैठी उनकी बेटी चांदनी कांपते हुए बोली, बाबा, आज मैं स्कूल जाऊं क्या? कल मास्टर जी ने कहा था कि अगर फिर देर हुई तो पूरी क्लास के सामने डांटेंगे। लेकिन बाहर इतनी ठंड है कि मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं। क्या आज गरम खाना मिलेगा? मुझे भूख से ज्यादा इस ठंडी हवा से डर लग रहा है। आज स्कूल मत जाओ बेटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि अगर तुम्हें बुखार हो गया तो डॉक्टर दिखा सके। तुम्हारे पास मोटा स्वेटर भी नहीं है। तुम्हारे बाबा मेहनत कर रहे हैं, एक दिन जरूर आएगा जब तुम्हें ठंड से डरना नहीं पड़ेगा। चांदनी, आज मैं लौटूंगा तो खाली हाथ नहीं आऊंगा। चाहे कम दाम में बेचूं, चाहे पूरा दिन भीगता रहूं, लेकिन तुम्हारे लिए गर्म खाना लेकर ही लौटूंगा। वह सब्जी का ठेला लेकर बाजार पहुंचा। बारिश फिर तेज हो गई। पूरा बाजार सुनसान था। सब अपनी अपनी दुकान छोड़कर घर चले गए थे। हे भगवान, अगर परीक्षा ही लेनी है तो इतनी कठोर क्यों? सुबह से बैठा हूं, एक भी ग्राहक नहीं आया। सेठ, हरिराम को आज पैसा देना है। अगर आज नहीं दिया तो वह खेत भी छीन लेगा। घर में मां बीमार है, बच्ची की फीस बाकी है। मैं किससे मदद मांगू? शाम तक एक भी सब्जी नहीं बिकी। वह भीगते हुए ठेला लेकर घर लौटा। अजी, आप खाली हाथ? आज भी कुछ नहीं बिका? बिकेगा भी कैसे, इतनी तेज बारिश जो हो रही है। आज किस्मत ने साथ नहीं दिया। सुबह से शाम तक ठंड में बैठा रहा, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। लगता है जैसे मेहनत भी आज जम गई थी। कोई बात नहीं, हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। लेकिन बताइए, माँ की दवा और चांदनी की फीस का क्या होगा? कुछ देर बाद बाहर से सेठ हरिराम की कड़क आवाज गूंजी, राघव, पैसा कहाँ है? मैंने पहले ही कहा था कि एक दिन की भी देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर आज पैसा नहीं मिला तो खेत अपने नाम कर लूंगा और तुम्हें सड़क पर ला खड़ा करूंगा। सेठ जी, आज बारिश की वजह से कुछ नहीं बिका। मैं वादा करता हूं, कल 2 गुना मेहनत करके आपका पूरा हिसाब चुका दूंगा। बस एक दिन की मोहलत दे दीजिए। मोहलत? अगर मुझे रहम करना आता तो मैं सेठ क्यों बनता? कल से उस खेत में कदम मत रखना। खेत आप ले लीजिए, क्योंकि कागज आपके नाम है, लेकिन उसमें उगी सब्जियां हमारी मेहनत की है। हम अपनी मेहनत का एक एक दाना ले जाएंगे। आप जमीन छीन सकते हैं, पर हमारे हाथों की ताकत नहीं। सेठ गुस्से से तमतमा गया और बोला, तुम गरीबों की बहुत जुबान चलने लगी है। याद रखना, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगले दिन राघव मंडी गया। कम दाम में सब्जी बेचने लगा। तभी पास के दुकानदार बोले, अरे भाई, इतने कम दाम में बेचेगा तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। यहाँ के नियम नहीं पता, या तो रेट बढ़ा या यहाँ से निकल। भाइयों, मैं किसी का नुकसान नहीं चाहता। बस इतना चाहता हूं कि घर में मेरी बीमार मां को दवा मिल जाए और मेरी बेटी को गर्म खाना। अगर मेरा कम दाम रखना आपको गलत लग रहा है तो मैं चला जाता हूं। वह चुपचाप लौट आया और घर पहुंचकर बोला, सीमा, अब क्या करें? सब्जियां पड़ी पड़ी खराब हो जाएंगी। तुम दोनों सब्जी बेचने की जगह सब्जी रोटी का ठेला क्यों नहीं लगाते? 30 रुपए में भरपेट खाना दो। मजदूरों का पेट भरेगा और तुम्हारा घर भी चलेगा। हाँ, हम कम मुनाफा रखेंगे, लेकिन ज्यादा लोगों का पेट भरेंगे। हमें दौलत नहीं, बस रोज का सुकून चाहिए। अगले दिन छोटा सा ठेला लगा बाजार पहुंच गया। शुरुआत में कोई नहीं आया। फिर एक मजदूर रुका। भाई, सच में 30 रुपये में भरपेट खाना दोगे? आज जेब में बस इतने ही पैसे हैं। आप जितना चाहें खाइए, हमारे यहाँ पेट की कीमत नहीं लगती, बस थाली की लगती है।
कुछ महीनों में उन्होंने छोटा पक्का घर खरीद लिया। यह खबर सेठ हरीराम तक पहुंची। वह बड़बड़ाया। मैंने सोचा था ये मेरे सामने झुकेंगे, लेकिन ये तो खड़े हो गए। अब देखता हूँ कितने दिन टिकते हैं। एक रात उसने गुंडे भेजे, लेकिन पड़ोसियों ने देख लिया। पुलिस आई। गुंडों ने डर के मारे सच बता दिया। सेठ हरिराम, आपने धमकी, हमला और अवैध वसूली की साजिश रची है। अब कानून जवाब देगा। सेठ और उसके आदमियों को पुलिस लेकर चली गई। कुछ समय बाद नए घर में बैठे राघव ने सीमा से कहा, एक समय था जब ठंड और बारिश हमें तोड़ने पर तुली थी। आज वही बारिश हमारी छत पर पड़ती है, लेकिन डर नहीं देती। क्योंकि अब हमने डरना छोड़ दिया है। हमने सीखा है कि जब तक इंसान अपने हक और मेहनत पर विश्वास रखता है, तब तक कोई सेठ, कोई तूफान उसे हरा नहीं सकता। बाबा, आज स्कूल में मैंने सबको बताया कि मेरे माँ बाबा मेहनत से जीते हैं, किसी के डर से नहीं। और याद रखना बेटी, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लोग डराएंगे, हालात तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो ठंड भी झुकती है और तूफान भी रास्ता बदल लेते हैं। उस दिन से उन्होंने तय किया, हर सर्दी में वे गरीबों को कंबल बांटेंगे। ठेला अब रोज लगता था, भीड़ भी आने लगी थी, मगर भीतर कहीं राघव को लगता था कि सफर अभी लंबा है। एक शाम ठेले के पास बैठा राघव बोला, सीमा, हम आज जहां खड़े हैं वहां तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि असली जिम्मेदारी अब शुरू हुई है। हमने भूख देखी है, अपमान सहा है, ठंड में कांपे हैं, इसलिए अगर कभी हमारे पास जरूरत से ज्यादा हुआ तो हमें उन लोगों के लिए खड़ा होना पड़ेगा जो आज उसी अंधेरे से गुजर रहे हैं जिससे हम गुजरे थे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर हमारी थाली में 2 रोटियां ज्यादा हैं, तो वह सिर्फ हमारी मेहनत का फल नहीं है, वह उन दिनों की सीख है जब हम एक रोटी बचाकर कल के बारे में सोचते थे। मैं चाहती हूँ कि हमारा ठेला सिर्फ कमाई का साधन न रहे, बल्कि जरूरतमंदों के लिए सहारा बने। तभी चांदनी स्कूल से लौटी और उत्साह से बोली, बाबा, आज मास्टर जी ने पूछा कि बड़े होकर क्या बनना चाहती हूँ, तो मैंने कहा कि मैं ऐसी इंसान बनना चाहती हूँ जो किसी को ठंड में कांपते हुए देखकर आंखें न फेर ले। मैं पढ़ लिख कर कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे गांव में कोई बच्चा सिर्फ पैसों की कमी की वजह से स्कूल न छोड़ दे। बेटी, अगर तेरे इरादे इतने मजबूत हैं तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। लेकिन याद रख, पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं होती। पढ़ाई इंसान को समझदार और दूसरों का दर्द समझने लायक बनाती है। तू जितना आगे बढ़ेगी, उतना ही किसी और को साथ लेकर बढ़ना। दिन बीतते गए। ठेले की कमाई से उन्होंने पास में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। धीरे धीरे वही जगह एक छोटे ढाबे में बदल गई। एक दिन सीमा ने हिसाब की कॉपी देखते हुए कहा, राघव, अगर हम ऐसे ही ईमानदारी से चलते रहे तो कुछ महीनों में इस ढाबे को पक्का बनवा सकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले हम माँ के इलाज का पूरा इंतजाम करें, फिर चांदनी की पढ़ाई के लिए अलग से पैसे जमा करें, क्योंकि हमने देखा है कि बीमारी और फीस का बोझ इंसान की कमर तोड़ देता है। हाँ, सबसे पहले घर की मजबूती जरूरी है। मैंने ठान लिया है कि अब हम कभी उधार के जाल में नहीं फंसेंगे। कम कमाएंगे, लेकिन सुकून से कमाएंगे, और किसी सेठ के सामने झुककर अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाएंगे। राघव बेटा, तुमने जो किया है उससे हमें हिम्मत मिली है। हम सब भी मिलकर एक छोटा सा समूह बनाना चाहते हैं, ताकि किसी एक पर मुसीबत आए तो बाकी लोग उसका सहारा बन सकें। क्या तुम हमारे साथ खड़े रहोगे और हमें बताओगे कि कम पूंजी में काम कैसे शुरू किया जा सकता है? चाचा, अगर मेरी थोड़ी सी समझ और अनुभव किसी के काम आ सकते हैं तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या होगी। मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में कोई भी परिवार सिर्फ इसलिए टूट न जाए क्योंकि उसके पास सही सलाह या साथ देने वाला कोई नहीं था। और मैं गांव की औरतों के साथ मिलकर एक समूह बनाना चाहती हूँ, जहां हम मिलकर अचार, पापड़ या खाना बनाने का काम शुरू करें। अगर घर की महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाती है, क्योंकि तब घर का खर्च सिर्फ एक इंसान के कंधों पर नहीं रहता। धीरे धीरे सोनपुरा बदलने लगा। लोग आपस में जुड़ने लगे। छोटे छोटे काम शुरू हुए। एक शाम जब सब साथ बैठे थे, चांदनी ने मासूम लेकिन गहरी बात कही। बाबा, क्या आपको याद है जब हमारे पास छत नहीं थी
और हम टपकती बूंदों के नीचे बैठे रहते थे। मैं चाहती हूँ कि इस गांव में कोई भी बच्चा बारिश की आवाज से डरकर न सोए, बल्कि उसे कहानी की तरह सुनते हुए मुस्कुराए। हाँ बेटी, मुझे सब याद है और वही यादें हमें कभी घमंडी नहीं बनने देंगी। हम जितना ऊपर उठेंगे उतना ही जमीन से जुड़े रहेंगे, क्योंकि जिसने ठंड में रातें काटी हो वह किसी और को ठिठुरते हुए नहीं देख सकता। हमारी कहानी सिर्फ हमारे घर की नहीं है, यह इस बात की मिसाल है कि जब परिवार साथ खड़ा रहे, जब डर के बजाय हिम्मत चुनी जाए और जब मेहनत को इज्जत दी जाए, तो हालात चाहे कितने भी कठोर क्यों न हो, आखिरकार झुकते जरूर हैं। उस रात बारिश फिर हुई, लेकिन इस बार सोनपुरा में कोई नहीं डरा, क्योंकि अब वहाँ सिर्फ ठंड नहीं थी, वहाँ उम्मीद भी थी।